हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर 54, दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वीडियो के अंदर वी हैव कंप्लीटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिफरेंस समझिए। देखो, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है और जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है वो स्टेट लेवल पे होता है। बाकी सब चीजें एग्जैक्ट सेम होती है, सारे फंक्शन सेम है, सारे ड्यूटीज एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा डेजिग्नेशन का फर्क है। यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है वो सेंट्रल लेवल पे है और जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट लेवल पे है। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिस तरीके से एक अटॉर्नी जनरल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसी तरीके से एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 165 के अंदर मेंशन्ड है। कैसे याद करना है? अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया है उसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। उसी में अगर आप 89 प्लस करेंगे तो आपको आर्टिकल 165 मिल जाएगा। ध्यान रखना है, जब भी कोई यूनियन का आर्टिकल है उसमें अगर आप 89 प्लस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेट का आर्टिकल मिल जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है वो यहाँ पर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट के अंदर। ठीक है, बाकी सारी पावर्स एग्जैक्ट सेम होती है। इसके अलावा अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। अगर आपको याद है तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जब इनको अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, और एलिजिबिलिटी ये है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। सिंपल शब्दों में, जो पर्सन हाई कोर्ट का जज बन सकता है वो पर्सन आगे जाकर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी बन सकता है। अगर आप कंपेयर करें उसको अटॉर्नी जनरल से, तो अटॉर्नी जनरल में क्या था कंडीशन? जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है सेम पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकता है। ठीक है, सो हम दोनों को कंपैरिजन मोड में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर किसी को एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनना है तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ऑलराइट, सो जज ऑफ अ हाई कोर्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर यह है कि स्टेट के अंदर कम से कम 10 साल तक वो किसी जुडिशियल पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना चाहिए। देखो, स्टेट के अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप की जुडिशियल सर्विसेज होती है। तो उस जुडिशियल सर्विसेज में अगर उसने कम से कम 10 साल तक काम किया है तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने के लिए। और तीसरा कंडीशन है कि ही शुड बी एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, मतलब जो स्टेट का हाई कोर्ट है वहां पर कम से कम 10 साल तक उसको वकील की तरह काम करना होगा। देखो, पहला कंडीशन तो यहाँ पर फिक्स हो गया, पहला कंडीशन तो होना ही चाहिए, और अगले दो कंडीशन में से कम कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो पर्सन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा एक डिफरेंस है, अगर आपको याद होगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में एक चीज होया करती थी कि मान लो कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब जज है, या फिर कोई ऐसा जो पर्सन है जो कि एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास एक पावर ये भी होता था कि वो किसी एमिनेंट जूरिस्ट को भी वो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल बना सकते थे। ये सेंट्रल लेवल पे का वो था, पावर था, राइट। अगर आप इस चीज को कंपेयर करें स्टेट की पावर से तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पावर प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर एमिनेंट जूरिस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब गवर्नर को यहाँ पर जिस पर्सन को भी बनाना है वो इन्हीं पर्सन में से कोई एक हो सकता है। मतलब पहली चीज तो कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होंगे ही, उसके अलावा या तो वो जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए कम से कम 10 साल तक, या फिर वो हाईकोर्ट के अंदर 10 साल तक एडवोकेट की तरह काम किए हों। इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज हो तभी वो यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। अगर कोई एमिनेंट जूरिस्ट है भी गवर्नर की नजरों में, पर उसको एडवोकेट जनरल नहीं बनाया जा सकता। आई होप दिस मच इज क्लियर। और उसके अलावा जो ऑफिस का टर्म होता है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, कितने साल तक ऑफिस में रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्राउंड भी नहीं मेंशन किया गया कि इसको बाहर कैसे निकाला जाएगा, मतलब रिमूव कैसे किया जाएगा, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सिंपल शब्दों में, जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है उसको बनाता कौन है? गवर्नर। और सेम तरीके से उसको निकाल भी कौन सकता है? गवर्नर, किसी भी टाइम पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक काम करते हैं, मतलब जब तक गवर्नर चाहे तब तक ही वो काम कर सकते हैं, उसके अलावा वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहे तो खुद से भी रिजाइन कर सकते हैं, और उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देना होगा? जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसी को देना होगा। इसके अलावा जो मान लो स्टेट गवर्नमेंट पावर में है उस समय में, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट की, अगर वो किसी कारणवश रिजाइन करती है, भले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो या फिर उनका टर्म खत्म हो जाए किसी भी तरीके से, अगर जो गवर्नमेंट है यानी कैबिनेट मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट की, अगर वो रिजाइन कर दे तो ऑटोमेटिकली जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है वो भी ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देता है, मतलब उसको अपनी पोजीशन से हटना पड़ता है। ठीक है, पहले हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ना ही उसका टर्म मेंशन है, ना ही उसके रिमूवल का प्रोसेस मेंशन है। सेम तरीके से उसकी सैलरी, पेंशन, ऐसा कुछ भी चीज, अलाउंस, ये सब कुछ भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ये सब चीजें कौन डिसाइड करते हैं? सब चीजें गवर्नर ऑफ द स्टेट डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से
गवर्नर जो है यहाँ पर ये सारी डिटेल्स डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या ड्यूटीज एंड क्या क्या राइट्स हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ पहले हमने देखा था जो चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री था वो था अटॉर्नी जनरल, बट जो चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है वो है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो उनके पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। पहले ड्यूटीज देखते हैं। ड्यूटीज क्या क्या है? पहला, जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसको कोई भी एडवाइस चाहिए होगा किसी लीगल मैटर में, ध्यान रखिएगा किसी लीगल मैटर में, मतलब जहां पर लॉ की बात हो रही है वहां पर अगर कोई भी एडवाइस चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली वहां से एडवाइस ले सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से। बट वो चीज गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। देखो जैसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं पूछेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को बोलेगा, गवर्नर जो है वो पूछता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से और देन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को। पहली चीज। सेकेंड, मान लो गवर्नर ने कोई भी और फंक्शन अगर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को दे दिया जो कि लीगल मतलब कैरेक्टर में है, मतलब लीगल काम है, तो वो काम भी उसको वहां पर करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए। एक तो ये है कि एडवाइस देना है स्टेट गवर्नमेंट को जो भी गवर्नर बोलेंगे उसके ऊपर, और उसके अलावा अगर गवर्नर कोई और न्यू फंक्शन देते हैं तो वो भी काम उसको करना पड़ेगा। थर्ड, कोई भी ऐसा फंक्शन जो आगे जाकर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है या फिर कोई और अगर लॉ वगैरह बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उन सारे लॉज के थ्रू भी कोई पर्टिकुलर फंक्शन वहां पे प्रोवाइड किया जा सकता है जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है उनको। तो ये तीन यहाँ पर इनकी ड्यूटीज हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ राइट्स हैं, राइट्स के बारे में हम देख लेते हैं। नाउ जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, भले ही वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों के अंदर ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वहां जाकर वो बातचीत कर सकता है, मतलब वो बोल सकता है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रख सकता है, उसको उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उसे किसी कमेटी का मेंबर भी बन सकता है, सब कुछ कर सकता है। सिर्फ एक चीज छोड़ करके वो वोट नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। जब भी मतलब किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कोई अगर डिस्कशन चल रहा हो तो वहां पर वो वोटिंग नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा एक एमएलए को जितने भी प्रिविलेजेस मिलती हैं, जितने भी इम्यूनिटीज मिलती हैं, वो सारी की सारी इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस जो है एक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के ऊपर। ये चैप्टर काफी छोटा था, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन था उसको हमने शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में बट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर लिया है। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है एंड आपको ये सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लीव अ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। Thank you so much for listening and please stay updated for the next video.